हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर अभिषेक दिबोलिया। आज मैं आपको URTS 1 का पेपर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉर ए गैस RYCV इक्वल टू दिया है। बेटा RYCV ये जो दिया है इसे गौर से देखो, 0.67 ये लिखा है 2/3। 2/3 देखो 0.67 होता है, तो यहाँ से CV की वैल्यू होगी बेटा 3R/2 और CV होता है FR/2। तो यहाँ से F हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, यानी गैस हो गई मोनो एटॉमिक। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर T वाज कूल्ड आइसोकोरिकली। आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल T चलेगा, और P से अगर P/N हुआ है तो टेम्परेचर T/N हो जाएगा, क्योंकि P प्रोपोर्शनल T चल रहा है। ठीक, देन बाई आइसोबारिक, इसके बाद आइसोबारिक हुआ है। आइसोबारिक हुआ तो ये P/N कांस्टेंट रखा गया, प्रेशर कांस्टेंट। अब V प्रोपोर्शनल T चलेगा और इनिशियल टेम्परेचर तक पहुंचाए हैं, तो अगर टेम्परेचर n टाइम्स हुआ तो ये वॉल्यूम भी n टाइम्स हो जाएगा, NV हो जाएगा। इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम V था और फाइनल वॉल्यूम NV हो गया। बेटा n कोई नंबर है, मोल्स मत समझ लाइए, n कोई नंबर है, राइट। अब बताओ, हमसे कह रहे हैं कितना हीट इस प्रोसेस में गया। तो किसी भी प्रोसेस में dq बराबर du प्लस dw होता है, लेकिन सवाल पढ़ो सेम टेम्परेचर पे तुम पहुंच गए हो तो du तो 0 हो गया, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज 0 है। इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक आप पहुंच गए हैं, तो dq बराबर, और du ये हमारा आइसोबारिक का हुआ, और आइसोबारिक का P/N प्रेशर कितना है, P/N आइसोबारिक में इनटू डेल्टा V। तो ये P/N वो नंबर है, मोल में समझना इसको, ये वो नंबर है, वो डेल्टा V हो गया NB माइनस B। तो यहाँ से देखो बेटा, P भी अगर कॉमन ले लूँ मैं तो 1 माइनस N से डिवाइड कर रहा हूँ 1/N। अच्छा, PV बराबर nRT में N नंबर ऑफ मोल्स होता है और नंबर ऑफ मोल 1 दिया है, तो 1RT, और ये होगा 1 माइनस N की पावर -1। तो आंसर आ गया RT 1 माइनस N पावर -1। इसका आंसर बेटे थर्ड हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1 मोल मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक का CV हमारा 3R/2 हो गया। 1 मोल डायटोमिक का CV 5R/2 हो गया। और हमको अगर गामा मिक्सचर चाहिए तो मैं तो कहूँगा पहले CV मिक्सचर निकालो। तो N1 CV1 N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, और दोनों के 1 मोल हैं, तो 1 मोल है, तो ये आ गया, बताओ CV1 तो 1 इंटू 3R/2, 1 इंटू 5R/2, और ये 1 प्लस 1, तो ये बताओ बेटा 2R आ गया CV मिक्सचर। तो यहाँ से CP मिक्सचर निकाल लो, वो हो जाएगा CV मिक्सचर प्लस R, तो ये हो जाएगा 2R प्लस R यानी 3R। अब हम निकालने जा रहे हैं गामा मिक्सचर, और वो होगा CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर 3R अपॉन 2R 1.5। सेकेंड आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पार्टिकल स्टार्ट विद SHM फ्रॉम द मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड A है, टाइम पीरियड T है, एट वन टाइम इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। बताओ मैक्सिमम स्पीड की हाफ स्पीड है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम, तो उसका x पूछा है। तो याद करो SHM में स्पीड का फॉर्मूला ये हुआ करता था, राइट, और ये स्पीड बताओ मैक्सिमम का हाफ है। सवाल पढ़ लीजिए, x मुझे निकालना है, मैक्सिमम स्पीड a ओमेगा होती है, a ओमेगा का आधा हो गया ये,
ओमेगा से ओमेगा गया, स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 ए स्क्वायर बाई 4, एक्स आ गया बेटा √3a/2। सेकेंड आंसर, फोर्थ का आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, फिर डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। लो भाई, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और ये नेगेटिव बता रहा आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब पाई फेज चेंज, पाई फेज डिफरेंस। आंसर पाई फेज डिफरेंस। 6 नंबर, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। बेसिकली मेटेलिक पेंडुलम की बात हो रही है। अंडरस्टूड है कि भाई पेंडुलम की लेंथ कैसे बढ़ेगी, जब वो टेम्परेचर के साथ एक्सपेंशन की बात होगी। तो याद करो डेल्टा एल, एल इनिशियल, अल्फा डेल्टा टी। तो अगर मेटल है तो लेंथ एक्सपेंड कर जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 में कह रहे हैं टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट एल, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। सही बात है। तो रूट एल के प्रोपोर्शनल है। समर में टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्लॉक स्लो हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर थीटा बढ़ेगा, थीटा को मैं टेम्परेचर कह रहा हूं, लेंथ बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्लॉक स्लो हो जाएगा। यानी अब धीरे धीरे ऑसिलेशन करेगा, यानी एक ऑसिलेशन का टाइम ज्यादा हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। 7 नंबर देखो बेटे, 7 नंबर में स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कट इन 2 हाफ्स। आपको पता होगा अगर एल लेंथ का स्प्रिंग है और कांस्टेंट के अगर इसके 2 हिस्से करते हैं L/2 के, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2 के हो जाता है। क्योंकि हमको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू 1 बाई नेचुरल लेंथ, ये होना चाहिए सही एक्सप्लेनेशन। तो पहला स्टेटमेंट तो सही लिखा है, बट स्टेटमेंट 2 व्हेन एन इलास्टिक स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड एनर्जी स्टोर्ड, सही बात है। एनर्जी स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर एक्स लॉन्गेशन आएगा तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगी। बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। राइट। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर गिवन फिगर साइनोसॉइडल वेव, साइन वेव दिया। देखो बेटा यहां से यहां तक की दूरी 1 लैम्डा, यहां तक की दूरी 2 लैम्डा, और ये λ/2, यानी 2.5 लैम्डा बराबर 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 5/2 लैम्डा बराबर 1/5। तो लैम्डा बराबर 2/25, 0.08 मीटर, ये लैम्डा आ गया। और उस वेव की स्पीड आ गई फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी 150 गुणे 0.08, ठीक है। तो यहां पर 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। फोर्थ आंसर देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। लो भाई, ये ट्रैवलिंग वेव है, बीच में माइनस है, तो मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बीच में अगर नेगेटिव होता था तो मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और वेव स्पीड होगा कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो टाइम का कोफिशिएंट 8 है, एक्स का कोफिशिएंट 1/8 है। आंसर 64, फोर्थ आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्टेट करस्पॉन्डिंग टू 8 ग्राम ऑफ O2। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, 8/32, 1/4। तो PV बराबर nRT का सवाल।
तो पीवी बराबर 1/4RT। आंसर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, ए मोनो एटॉमिक गैस और मोलर मास m, बताओ मोलर मास दिया है। तो एक सिलेंडर में गैस भरी है और ये V0 स्पीड से जा रहा है, n मोल इसमें भरे हैं। तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ टोटल मास n इंटू m, m इज द मोलर मास, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो ये टोटल मास V0 स्क्वायर। और जब अचानक से इसको रोक दिया गया तो कह रहे हैं इसमें टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो गई। तो हाफ Nm इंटू V0 स्क्वायर, एन सीबी, सीबी बताओ मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। यहां पर मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक का सीबी रख देता हूं, अभी dt हमें निकालना है। n से n गया, m V0 स्क्वायर बाई 2, ये 3R/2 और ये dt 2 से 2 भी गया। यहां से बताओ dt बराबर m V0 स्क्वायर बाई 3R। आंसर थर्ड है बच्चों, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्टिकल एट द एंड ऑफ स्प्रिंग एग्जीक्यूट SHM विद टाइम पीरियड T1, 2/√m/K1, T2 बताओ 2/√m/K2, और T हो जाएगा, दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया, 2/√m/K1 प्लस K2। तो यहां से बताओ बेटे K1 प्लस K2 की वैल्यू आएगी 4 स्क्वायर m/T स्क्वायर। तो गौर से देखो, यहां से K1 की वैल्यू आएगी 4 स्क्वायर m/T1 स्क्वायर, K2 की वैल्यू आएगी 4 स्क्वायर m/T2 स्क्वायर। यहाँ रख दो, तो सब 4 स्क्वायर m कट गया, तो 1/T1 स्क्वायर 1/T2 स्क्वायर बराबर 1/T स्क्वायर, T स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ चुका है बच्चों कि T की पावर -2 बराबर T1 की पावर -2 प्लस T2 की पावर -2। ये आंसर होगा, आंसर थर्ड। ये थर्ड आंसर है बेटा। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 13। बताइए भाई, दो वेव दी गई हैं, कह रहे हैं इनका सुपर पोजिशन के बाद रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बताओ। तो बताओ दूसरी वेव को देखो, ए कॉस लिखा है, इसे मैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2 लिख सकता हूं। और y1 है हमारा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बताओ दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस π/2 आ रहा है। तो बताओ एक का एम्पलीट्यूड ए, दूसरे का एम्पलीट्यूड ए, लेकिन π/2 फेज पर, तो इनका रिजल्टेंट √2a आएगा बेटा, और ये 45 डिग्री पे आएगा। तो आंसर √2a। ए और ए 90 डिग्री फेज डिफरेंस है, तो ये वेक्टर एडिशन होगा 90 डिग्री पर, राइट। 40 नंबर बच्चों, आपको 2 किलो मोल दिया गया है और एनटीपी भी है और आइसोबारिकली ट्वाइस टू इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पर V प्रोपोर्शनल T है, तो वॉल्यूम अगर डबल होगा तो टेम्परेचर भी डबल होगा। तो एनटीपी पर ये 273 था, ये 2 × 273 हो जाएगा। तो डिफरेंस जो आएगा dt वो 273 आएगा बेटा, राइट। अब हमको यहाँ पर du पूछा है, तो du बराबर n/cv/dt। n हमारा 2 किलो मोल है 10⁻³ cv/dt है 273, ये 273। अब ध्यान दो बेटा, cv मेन पॉइंट, यहाँ पर cv को देखो, cv हमको जो दिया है यहाँ पर वो दिया है 10 किलो जूल, यानी जूल पर ग्राम पर केल्विन दिया है। किलो जूल पर केजी है तो जूल पर ग्राम हो गया, लेकिन हमको पर मोल चाहिए, और गैस है हमारी कौन, हाइड्रोजन। तो H2 का मोलर मास 2 ग्राम होता है,
तो 1 ग्राम के लिए अगर 10 जूल है तो 1 मोल माने 2 ग्राम के लिए 20 जूल पर मोल होगा। यानी इसकी यूनिट अगर मैं मोल में कन्वर्ट करूं तो 20 जूल पर मोल पर केल्विन ये आ रही है। तो यहां पे हम Cb की जगह 20 रखेंगे और ये 273 और तब ये कैलकुलेट करेंगे आप 10.9 इंटू 10 की पावर 6 जूल यानी 10.9 मेगा जूल। ये बच्चों हमारा आंसर आएगा, राइट। 2 small sphere of radii R3R fall through a viscous liquid, same constant speed से। The viscous forces experienced by them are in the ratio। तो बताओ viscous force होता था 6 by ईटा RV, यानी बताओ viscous force किसके प्रोपोर्शनल होगा? कांस्टेंट स्पीड दोनों में सेम है तो R1 अपॉन R2, तो 1/3 का रेशियो आंसर। ठीक है बेटा, इसके आगे के क्वेश्चन आकाश सर और राहुल सर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखते हैं। कह रहे हैं इन स्ट्रीमलाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट बॉटम लेयर इज, बॉटम लेयर पे लिक्विड की वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन फ्लो में कैसी रहेगी, ये पूछा गया है। तो बताइए, ये जो है लिक्विड है, ये बॉटम लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है लिक्विड भरा हुआ है। तो बताओ यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है, तो अगर ये टॉप की लेयर हो गई तो बॉटम लेयर बच्चों ये होगी, और इसकी वेलोसिटी अगर भी तो इसकी वेलोसिटी 0, तो बॉटम की वेलोसिटी क्या होती थी? 0, राइट। Two spheres of same material have same radius, but one is hollow while other is solid. Both spheres are heated to same temperature. Then, solid sphere expands more, hollow expands more. Expansion is same for both. Expansion तो दोनों के लिए सेम ही होगा भाई, दोनों की वॉल्यूम सेम है इनिशियली सरफेस के तौर पे देखें तो डेल्टा भी क्या लिखोगे? वी नॉट गामा डेल्टा टी। या तो ऐसे ही सोच सकते हो, या ऐसे सोच सकते हो कि भाई एक स्फीयर ये है, ये सॉलिड है, और दूसरा स्फीयर ये है जो कि हॉलो है। तो दोनों में जो है फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होगा। तो दोनों में अगर फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होगा तो दोनों ही इस तरह से है कि जैसे आप जूम कर दो तो दोनों में ही एक्सपेंशन सेम है, यानी ऑप्शन हो गया कौन सा? तीसरा, ठीक। 18 में कह रहे हैं टू रॉड्स A and B of equal length L and different areas of cross section A1 and A2 have their ends at temperature T1 and T2 have equal rates of flow of heat. Then तो बताओ H1 और H2 दोनों को करिए बराबर, रेट ऑफ फ्लो सेम करना। H1 को लिखोगे क्या? K1 A1 डेल्टा TYL, और H2 को लिखोगे K2 A2 डेल्टा TYL, ठीक। तो बताओ K1 A1 बराबर हो गया K2 A2, तो K1 by K2 आ जाएगा A2 by A1, ठीक। यानी बताइए ऑप्शन हो गया कौन सा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 19, टू rods, one of aluminium and other of steel having length L1 and L2 are connected together to form a single rod of length L1 plus L2. The coefficient of linear expansion for aluminium and steel are alpha A and alpha S respectively. Length of each rod increases by same amount when their temperature are raised by T degree Celsius. Then ratio L1 upon L1 plus L2 is, तो बताओ कहा गया है दोनों में इंक्रीमेंट सेम हो, यानी डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2। डेल्टा L1 क्या लिखा? L1 अल्फा 1 डेल्टा T, और अल्फा 1 क्या है? अल्फा A, ठीक है। और ये लिखा L2 अल्फा S डेल्टा T, डेल्टा T कैंसिल हो गया, L1 बाई L2 इक्वल टू अल्फा S बाई अल्फा A, ठीक। आप लिख दीजिए L2 बाई L1 इक्वल टू अल्फा A बाई अल्फा S, दोनों में एक छोड़ दीजिए तो दोनों में एक जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या? L1 प्लस L2 अपॉन L1 इक्वल टू अल्फा A प्लस अल्फा S अपॉन अल्फा S। तो बताओ आ गया क्या? L1 अपॉन L1 प्लस L2 इक्वल टू अल्फा S अपॉन अल्फा A प्लस अल्फा S, राइट। ये हो जाएगा।
तो ऑप्शन तुम्हारा हो गया क्या, तीसरा, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, rate of heat flow through a cylindrical rod is H1. Temperature of ends of rod are T1 and T2 if all dimensions of rod becomes double and temperature difference remains same and rate of heat flow becomes H2 then. आपसे H2 और H1 में रिलेशन पूछ रहे हैं, तो बताओ H1 क्या लिखोगे। तो आपने कहा H1 लिखा जाएगा कि सारी डायमेंशन डबल हो जाए। तो पहले था के ए डेल्टा टी वाई एल, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहे। तो H2 आप कितना लिखेंगे, के इंटू, बताओ सारी डायमेंशन डबल हुई तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो गया 4A डेल्टा टी और लेंथ हो जाएगी कितनी, 2 टाइम्स। तो बताओ ये हो गया 2KA डेल्टा टी वाई एल। तो H2 इक्वल टू आ गया 2H1, राइट। तो बताओ ऑप्शन हो गया कौन सा, पहला। 21, क्या ब्लैक बॉडी एट 1227 डिग्री सेल्सियस emits radiation with a maximum intensity at a wavelength of 5000 angstrom. If temperature of body is increased by 1000, the maximum intensity will be observed at, तो यार 1227 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो 1227 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 1500 केल्विन, राइट। 273 ऐड कर दें तो 1227 डिग्री सेल्सियस यानी 1500 केल्विन। तो यार बताओ अपने पास जो वीन्स लॉ है, वीन्स लॉ क्या कहता है, वीन्स लॉ कहता है कि लैम्डा एम यानी मैक्सिमम एमिसिव पावर के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम एमिसिव पावर के करस्पॉन्डिंग बताइए जो लैम्डा आएगा वो बताइए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, टेम्परेचर के, राइट। तो लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक। तो बताओ जो T1 है प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा होगा किसके, 1500 के। और बताइए T2 जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा होगा किसके, तो आपने कहा ये T1 जो है 1227 था, ठीक। तो ये अपन उल्टा लिख गए, फिर से सही कर लेते हैं, ठीक है। तो 1227 यानी 1500 केल्विन, तो 1500 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया 5000, या लैम्डा एन की जगह पे लिख रहे हैं हम लोग, तो 5000 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया 1500, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि टेम्परेचर को 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो अब जो लैम्डा होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2500, राइट। तो बताओ ये हो गया 5000 बाई लैम्डा इक्वल टू 2500 अपॉन 1500, ठीक। तो बताओ ये बचा 2, तो लैम्डा आ गया कितना, 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, 4th, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं, a 5 meter long wire is fixed to ceiling. Weight of 10 kg is hung at the lower end and is 1 meter above the floor. The wire was elongated by 1 mm. Energy stored in wire due to stretching. तो बताओ एनर्जी स्टोर्ड, यू स्टोर्ड क्या लिखोगे, तो क्योंकि यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 10 kg लटका हुआ है तो उसको उसके फॉर्म में लगा दो, तो लिखते थे हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, ठीक। तो ये हो गया हाफ एफ हो गया तुम्हारे पास 100 और डेल्टा एल है कितना 1 mm, तो यानी 10 की पावर -3, ठीक है। तो बताओ जरा ये हो गया तुम्हारे पास कितना 50, तो अगर ये 50 हो गया तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 0.05 जूल, राइट। तो ऑप्शन इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं, वाटर फ्लोज इनटू अ लार्ज टैंक विद अ फ्लैट बॉटम at the rate of 10 to the power -4 meter cube per second.
वाटर इज ऑल्सो लीकिंग आउट ऑफ अ होल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट इट्स बॉटम। तो यहाँ बॉटम में जो है एक होल हो रखा है, इससे पानी निकल रहा है और कह रहे हैं कि हाइट जो है स्टेडी रहे, तो कितनी हाइट होनी चाहिए। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे जो पानी निकल रहा होगा इसका एरिया तुम्हें पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, टैंक का एरिया तो काफी बड़ा है, तो उससे कोई फर्क हमें नहीं है। तो यार एक बात बताओ, तो यहाँ पे जो पानी निकल रहा होगा इसकी वेलोसिटी होगी √2gh। ठीक, अब बताओ जरा कि अगर हाइट कांस्टेंट है तो जितना पानी बताइए यहाँ से टैप से एंटर करेगा, अगर उतना ही पानी यहाँ से लीव करे तो बताओ उस केस में हाइट रहेगी कांस्टेंट। तो कितना पानी एंटर किया 1 सेकंड में, 10⁻⁻4 इक्वल टू क्या लिखो a इंटू वी। तो 10⁻⁻4 इक्वल टू एरिया है कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया इटसेल्फ इज 10⁻⁻4 और वेलोसिटी कितनी हो गई √2gh। ठीक, तो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 गया, बचा 1 इक्वल टू √2gh। तो स्क्वायर कर दें तो 1 इक्वल टू बचा 20h। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 1/20 मीटर, या कह लें इसी को क्या 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारे पास दूसरा बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, string is clamped at both ends and is vibrating in its fourth harmonic. The equation of stationary wave is, यार बताओ फोर्थ हार्मोनिक में अगर वाइब्रेट कर रही है तो फोर्थ हार्मोनिक का मतलब है कि ऐसे 4 कॉलम्स बने होंगे। तो फोर्थ हार्मोनिक का मतलब जब है कि ऐसे 4 कॉलम्स बने होंगे इस तरह से, राइट। तो बताओ एक कॉलम की दूरी λ/2, 4 कॉलम है तो ये दूरी हो जाएगी कितनी 2λ। तो अपने को लैम्डा निकालना है, λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। अगर लैम्डा हम निकाल लेगा तो अपना काम हो जाएगा। ये जो लिखा है y इक्वल टू 0.3 साइन 0.157x कॉस 200 पाई टी, क्या बताइए ये लिखा हुआ है एक्चुअल में y इक्वल टू 2a साइन kx कॉस ओमेगा टी, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। तो बताओ k की जगह लिखा हुआ है 0.157, यानी 2 पाई बाई लैम्डा की जगह लिखा हुआ है 0.157। ठीक है, पाई की वैल्यू रख दें, तो पाई की वैल्यू रखोगे 3.14 तो ये 20 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू 40 आ जाएगी। तुम्हारा जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो 2λ है, तो ये कितनी हो गई 80, राइट। दूसरा क्या बताएं, 25 a 2 kg steel of rod of length 0.6 meter is clamped on table vertically at its lower end and is free to rotate in vertical plane. The upper end is pushed so that rod falls under gravity. Ignoring the friction due to clamping, its lower end, the speed of free end of rod when it passes through lowest point. उसने तुमसे ये कहा है कि ये रॉड जो है ये इनिशियली यहाँ पे रुकी हुई थी, ये इनिशियल पोजीशन है t बराबर 0 की, और जब ये घूमी तो फाइनली यहाँ पे आएगी। तो जब ये रॉड फाइनली यहाँ पे आ जाए तो आपको एंड पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। तो आपने कहा सर एक काम ये हो सकता है कि यहाँ से घूमना स्टार्ट किया तो यहाँ तक आते आते इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा बन गई होगी, ओमेगा निकाल लीजिए। तो बताओ ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल लगाइए। इनिशियल एनर्जी यानी के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के ई फाइनल प्लस यू फाइनल लगा दीजिए। के इनिशियल कितना, तो आपने कहा इनिशियली ये रोटेट नहीं कर रही, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने कहा सर ये लेंथ कितनी L/2, और बताओ ये लेंथ भी L/2, तो पूरी रॉड को सेंटर ऑफ मास पे मान लो। तो यहाँ पे हम L ले लेते हैं, ये दूरी ये L/2 और ये भी L/2, तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल ये है, तो इनके बीच का सेपरेशन L। तो बताओ जरा यहाँ पे ही अगर मैं रेफरेंस लेवल मान लूँ, यानी यहाँ पे U0 मान लूँ, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास थी mgl और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 हो गई तो फाइनल सिर्फ के यू बचा।
कितना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई कितना लिखोगे तो आपने कहा एंड पॉइंट के अबाउट फिक्स है, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या बताओ, एम से एम गया, एल से एक एल गया, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √6GYL। तो v की जो वैल्यू आ गई जिसे हम लिख रहे थे, तो v एंड पॉइंट की वेलोसिटी पूछी है, तो एंड पॉइंट की वेलोसिटी पूछी है तो क्या लिखोगे, ओमेगा एल। तो बताओ ये लिखा जाएगा ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू पता है √6GYL, तो ये हो गया √6GL, राइट। तो ऑप्शन तुम्हारे पास हो गया दूसरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, कहा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस Ly3 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। तो यार बताओ, ये रॉड है, ठीक, इसके CM के अबाउट क्या लिखोगे, ml स्क्वायर बाई 12। कह रहे हैं एक ऐसे पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जो कि यहां से कितने पे हो, Ly3 पे, ठीक। तो यहां से Ly3 पे है, तो ये दूरी कितनी होगी, ये होगी Ly2 माइनस Ly3, ठीक, जो कि हो जाएगा Ly6। तो बताओ इसके अबाउट बताना है I, तो I इक्वल टू लिखोगे क्या, ICM प्लस M इंटू आर स्क्वायर, और R कितना हो गया ML स्क्वायर बाई Ly6, ICM हो गया ML स्क्वायर बाई 12 प्लस ये हो गया ML स्क्वायर बाई 36, LCM लिया 36, LCM आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ML स्क्वायर और प्लस 3ML स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारे पास 4ML स्क्वायर बाई 36, यानी ML स्क्वायर बाई 9, राइट। यानी ऑप्शन आ गया तुम्हारे पास तीसरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, अ थिन हॉलो सिलेंडर स्लाइड्स विदाउट मूविंग विद स्पीड v, रोल्स विद द सेम स्पीड v विदाउट स्लिपिंग, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द टू केसेस। ठीक है, तो पहले अगर स्लाइड कर रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिर्फ कितनी, हाफ mv², और फिर जब रोल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे क्या, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की कितनी, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना हो जाएगा भाई, थिन हॉलो सिलेंडर तो बीटा तो 1 हो गया, तो mr² ओमेगा स्क्वायर। तो बताओ आर ओमेगा फिर से भी हो जाएगा, तो ये बन गया के ई टोटल इक्वल टू हाफ mv², और बताओ v बराबर रख दिया आर ओमेगा तो प्लस हाफ mv²। तो बताओ ये बन गया तुम्हारे पास क्या, mv²। तो इसको अगर मैं ke1 और इसको ke2 कह दूं तो बताओ आपसे पूछा गया है ke1 और ke2 का रेशियो, तो ke1 और ke2 का रेशियो क्या बताइए आ गया कितना, तो आपने कहा 1:2, राइट। ऑप्शन हो गया क्या पहला। क्वेश्चन नंबर 28, a uniform solid sphere having mass 10 kg and radius 10 cm is rolling over a horizontal surface as shown in figure. Velocity of the topmost point is found to be 10 meter per second. Total kinetic energy of sphere is equal to, topmost point की velocity 10 है, ये v0 10 है, और बताओ यहाँ पे क्या velocity रही होगी ये v0, तो आप लिखोगे v0 को vcm, अगर ये रोल कर रहा है तो इधर vcm रहा होगा, ओमेगा ऐसे रहा होगा, ठीक, तभी तो यहाँ पे मेंटेन होगा, यहाँ vcm और यहाँ r ओमेगा। तो बताइए टॉप पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, vcm प्लस r ओमेगा, और दोनों बराबर हैं क्योंकि रोल कर रहा है, तो vcm बराबर r ओमेगा यहाँ से मेंटेन्ड है, तो vcm आ गया कितना, आपने कहा टोटल वेलोसिटी ऊपर 10 थी तो vcm आ जाएगा 5, ठीक। अब बताओ भाई जरा
रख दे। तो के ई टोटल लिखना चाहते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया ट्रांसलेशन का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया रोटेशन का। सॉलिड सिलेंडर है तो आई हो गया 2y5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा हो गया वी वाई आर तो वी स्क्वायर वाई आर स्क्वायर। तो बताओ ये कैंसिल हो गया तो बचा 7/10 एम वी स्क्वायर। ठीक, वैल्यू रख दे। तो 7/10 मास कितना है भाई 10 kg और वेलोसिटी कितनी है तो वेलोसिटी है 5। ठीक है, तो इनटू 5 का स्क्वायर तो ये आ गया तुम्हारे पास 175 जूल। ठीक, यानी ऑप्शन हो गया कौन सा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 29, इन द फिगर शोन अ बॉल रोल्स विदाउट स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस and then it ascends a curved track up to a height h and returns. The value of h is h1 for sufficiently rough curved surface to avoid the sliding and h2 for smooth curved track. Then यार एक बात बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी है v और अगर रफ सरफेस है तो यहाँ रोलिंग होते हुए आगे बढ़ेगा, यहाँ आर ओमेगा लग रहा होगा और यहाँ पे v होगा। ठीक है, तो बताओ जब रोलिंग होते हुए आगे बढ़ेगा तो क्या बताओ यहाँ पे जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी mg sin थीटा इधर लगेगा। तो अगर वेलोसिटी कम होगी फ्रिक्शन के ऊपर लगने से, क्योंकि हमें VCM बराबर आर ओमेगा मेंटेन रखना है तो फ्रिक्शन उसे मेंटेन रखने के लिए ऊपर लग जाएगा ताकि ओमेगा जो इस सेंस में था इस ओमेगा को ये कम कराए और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी थी जब ये कैसा है रफ, तो इस केस में आप देखेंगे कि पूरा के ई रोटेशन प्लस के ई ट्रांसलेशन ये कन्वर्ट होके अगर ये h1 हाइट तक यहां जाता है तो ये कन्वर्ट होके बनेगा mgh1। ठीक, बताइए जबकि अगर सिर्फ स्मूथ सरफेस हुआ तो क्या बताएं स्मूथ सरफेस के केस में, स्मूथ सरफेस के केस में बताइए, स्मूथ सरफेस के केस में क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वही कन्वर्ट हो पाएगी, क्योंकि ओमेगा तो अब चेंज ही नहीं हो सकता ना क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बताइए कि ट्रांसलेशनल वाली जो थी सिर्फ यही कन्वर्ट हो जाएगी किसमें mgh2 में। तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है ज्यादा और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी कम, क्योंकि बताओ हमेशा ओमेगा कैसा रहेगा कांस्टेंट, तो हमेशा जो तुम्हारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी था वो भी रहा कैसा कांस्टेंट। तो यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होगी। तो बताओ यहाँ पे जो h2 होगा वो h1 से कम, तो ऑप्शन तीसरा। ठीक है, 30, a uniform solid cylinder mass m rolls down the rough inclined plane as shown in figure. A naught be the acceleration of its center and F be the friction force then cylinder, then F इसकी friction force है। तो बताओ ये जो सिलेंडर है जो नीचे रोल करते हुए आ रहा है इसका अगर मैं यहाँ तुम्हें फिगर बना के दिखाऊं तो बताओ इस सिलेंडर पे नीचे लग रहा होगा, हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन, ये एंगल थीटा है, इधर लगेगा mg का साइन थीटा और बताइए इधर लगेगा, इधर जो है पीछे लगा फ्रिक्शन। ठीक, अगर इसे रोल करना है तो आगे बना होगा VCM और पीछे बनेगा ओमेगा और ओमेगा को बनाने के लिए अल्फा इधर आ गया। ठीक है, तो इस कारण ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में बनने लगेगा और आप कहेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ इसके कारण आया ACM और फ्रिक्शन के कारण आया आर अल्फा, ये मेंटेन रहेंगे। तो आप अगर यहाँ रोलिंग होगी तो आप कह सकते हैं कि ACM बराबर आर अल्फा तो रहेगा ही, तो इसको हम एक इक्वेशन मान सकते हैं। ठीक है, अब बताओ क्या ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, तो आपका जवाब है यस, और ट्रांसलेशनल मोशन कराने की जिम्मेदारी mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों की।
तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए आप क्या लिखेंगे, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m इंटू ए, राइट, ये लिखा जाएगा। और बताओ रोटेशन हो रहा है, रोटेशन देने का काम कौन कर रहा है, फ्रिक्शन, तो लिखेंगे इसके लिए क्या, फ्रिक्शन इंटू आर इक्वल टू एम, क्या बताएं, सॉलिड सिलेंडर है तो इसके लिए लिख दीजिए क्या, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, ठीक, क्योंकि बताओ एसीएम बराबर आर अल्फा है तो इसी इक्वेशन में हम लिख देते हैं कि एफ आर इंटू आर इक्वल टू एम इंटू ए सी एम इंटू एक आर बच गया बाई 2, भाई ए सी एम को हमने आर अल्फा रख दिया तो एक आर उठाया और आर अल्फा बराबर ए सी एम, आर से आर गया तो जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू आ गई एम ए सी एम बाई 2, ठीक, ये आ गई फ्रिक्शन की वैल्यू एम इंटू ए सी एम बाई 2, हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी तुम्हें पता ही है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख दें तो हमें मिल जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो एम इंटू ए सी एम बाई 2, तो एम इंटू ए सी एम बाई 2 इक्वल टू आ गया क्या, एम इंटू ए, ठीक, यानी ए सी एम, ठीक है। तो बताओ ये हमें मिल गया क्या, एम जी साइन थीटा इक्वल टू 3/2 एम इंटू ए सी एम, ठीक, एम से एम कैंसिल तो हमारे पास आ गया ए साइन थीटा इक्वल टू या ए सी एम इक्वल टू 2g साइन थीटा या 2g/3 और साइन थीटा, ठीक, ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास ACM की वैल्यू, क्या बताइए, फ्रिक्शन है m इंटू ACM/2 तो फ्रिक्शन हो गया m इंटू ACM/2, तो ये हो गया m इंटू ACM कितना, तो m/2 इंटू 2/3 टाइम्स g साइन थीटा, तो बताओ 2 से 2 गया, फ्रिक्शन आ गया क्या, m g साइन थीटा बाई 3, ठीक, यानी बताइए तुम्हारा जो ऑप्शन आता हुआ वो तीसरा यहाँ पे सही है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है एडजॉइनिंग डायग्राम शोज 3 rings each of which has a mass m and radius r, find the moment of inertia of the system about x axis। तो इसके अबाउट निकालना है, तो इस वाली रिंग का देखेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा mr²/2, इस एक्सिस के अबाउट इसका डायमीटर क्या लूँगा mr²/2 है, लेकिन इसके अबाउट निकालेंगे तो mr²/2 प्लस mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो आई ऑफ एक्स एक्सिस निकालेंगे तो mr²/2 प्लस के mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी mr², ये कितनी रिंग्स है 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, एक इसका हो गया एक इसका, प्लस के ये जो इसमें दे रहा है ये ऑलरेडी डायमीटर के लॉन्ग दिया ही हुआ है तो ये हो जाएगा mr²/2। तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा 3/2 mr² इंटू 2 ऑलरेडी था प्लस के mr²/2, इसको सॉल्व करोगे तो 6 + 1 7 mr²/2, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा 7/2 mr²। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस r = 2/3, r की वैल्यू दे दी है 2/3 cv, द प्रेशर ऑफ द डायग्राम विल बी प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर का रिलेशन पूछा है टेंशन से, सॉरी प्रेशर का टेम्परेचर से पूछा है, तो ये होता है cp माइनस के cv = r होता है, cp माइनस के cv = r होता है, और गामा = होता है cp/cv, तो मैं cv से डिवाइड कर दूंगा इसको
तो ये हो जाएगा सी पी अपॉन सी वी माइनस के वन इक्वल टू आर बाई सी वी। आर की वैल्यू लगाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा गामा माइनस के वन इक्वल टू आर की वैल्यू लगाऊंगा 2/3 सी वी से सी वी कैंसिल हो जाएगा 2/3 बचेगा। तो यहाँ से गामा इक्वल टू आ जाएगा 5/3। ठीक है, गामा की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालूँ, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन पी का मुझे टेम्परेचर के साथ रिलेशन पूछा है, तो वी की जगह पे, वॉल्यूम की जगह पे मैं टेम्परेचर लगाऊंगा। तो पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी, तो वी इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी बाई पी। तो ये यहाँ पे लगाऊंगा तो पी की पावर 1 माइनस के गामा टी की पावर गामा इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब गामा की वैल्यू लगा दूंगा तो पी 1 माइनस के 5/3 टी की पावर 5/3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी की पावर माइनस के 2 टी की पावर 5/3 इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। तो पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी की पावर 5 के, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी की पावर 5/2 के। 5/2 के प्रोपोर्शनल सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है इफ द गिवन वेव मूव्स अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ वेव दे दिया 330 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का और वेलोसिटी ऑफ वेव का अगर अपन लिखते थे रिलेशन था, वो था वी पी इक्वल टू माइनस के वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू स्लोप। तो वी पी इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस ये 330 स्लोप कितना हो जाएगा इसका 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको इससे काटोगे तो ये कटेगा -110 और ये √3 टाइम्स कटेगा। माइनस साइन बता रहा है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी और 110 √3 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो डाउनवर्ड फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है 2 वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाई y1 दे दिया और y2 दे दिया। तो ω1 कितना आ जाएगा, ए साइन ω t होता है तो ω1 हो जाएगा 404 पाई। ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, तो 2 इक्वल टू 2πf1। तो यहाँ से f1 निकालोगे तो f1 आ जाएगा 202। ठीक है, ऐसे ही ω2 कितना हो जाएगा, ω2 इक्वल टू होता है 2πf2 इक्वल टू हो जाएगा 100 पाई। ठीक है, इससे ये कैंसिल करोगे तो f2 आ जाएगा 200, f1 आया है 200, f2 आया 200, तो इनके बीच की बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2 तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह इन स्टेशनरी वेव और पार्टिकल्स आर, फर्स्ट ऑप्शन होगा एट रेस्ट एट द सेम टाइम ट्वाइस इन एवरी पीरियड ऑफ एसिलेशन। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है व्हेन टू साउंड वेव्स विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 5/2। तो फेज डिफरेंस कितना दे दिया, 5/2 दे दिया। Having amplitude A and frequency omega r superimposed on each other, then the maximum amplitude and frequency of resultant wave। एक जो वेव दी है x1 इक्वल टू मैंने मान लिया a sin ओमेगा t, तो दूसरी वेव कितनी हो जाएगी, एम्पलीट्यूड सेम है, फेज डिफरेंस का चेंज है, तो ओमेगा t प्लस के 5/2। इनको सुपर इम्पोज करना होगा तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो हो जाएगी x इक्वल टू मैं मान ले रहा हूँ x1 प्लस के x2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो a कॉस ओमेगा टी। मैं क्या कर रहा हूँ कि 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो √2 तो ये बाहर निकाल दिया, 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस के 1/√2 कॉस ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा, ये 1/√2 वैल्यू होती है कॉस साइन π/4 की, तो साइन और कॉस π/4 की भी होती है, तो फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा।
तो यहाँ से जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी x इक्वल टू √2a साइन ओमेगा टी प्लस के π/4। ठीक है, तो अब इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा √2a, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा √2a, ए नेट कितना हो जाएगा √2a, और फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी ओमेगा ही रहेगी, एंगुलर स्पीड कितनी रहेगी ओमेगा ही रहेगी, तो इक्वल टू ओमेगा, तो √2a और ओमेगा हो जाएगा। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है स्ट्रिंग विथ इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हैज n नोड्स देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, दोनों एंड से ये बंधी हुई है, तो बताओ इसमें क्या होगा, इसमें नोड कितने बन रहे हैं, इसमें नोड बन रहे हैं, एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है, तो जब दो नोड हैं 4 2 नोड्स, ठीक है, जब दो नोड है यहाँ पे तो लेंथ कितनी होती है ये, तो यहाँ पे L इक्वल टू होता है λ/2, तो यहाँ पे L हो जाएगा λ/2। जब मान के चलो 3 नोड बनेंगे, ठीक है, 4 3 नोड, तो ये एक तो λ/2 ये हो गया, एक λ/2 ये हो गया, तो ये लेंथ हो जाएगी 2 λ/2। क्या आप देख पा रहे हो 3 नोड के लिए 2 λ/2 है और 2 नोड के लिए 1 λ/2 है, तो n नोड के लिए n-1 λ/2 होगा कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो एक माइनस का इधर है, तो जो लेंथ होगी n नोड के लिए वो हो जाएगी n-1 इंटू λ/2, n-1 इंटू λ/2, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 वगैरह फॉर वायर ऑफ आइडेंटिकल लेंथ डायमीटर्स एंड ऑफ द सेम मटेरियल आर, लेंथ सेम है, डायमीटर भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, आर ऑन अ सोनोमीटर वायर द रेशियो ऑफ देयर टेंशन इज, तो जो टेंशन का रेशियो दिया है T1 T2 T3 T4 दे दिया है 1:4:9:16, ठीक है। द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 1/2L रूट में T/μ। अब बताओ लेंथ भी सबकी सेम है, लेंथ भी सेम है और म्यू भी सेम है क्योंकि मटेरियल भी सेम है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो इसके √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो F1:F2 F3 F4 इक्वल टू हो जाएगा, टेंशन का रूट ले लेंगे तो 1 का रूट 1 हो जाएगा, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा और 16 का रूट 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर इज शोन इन फिगर, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द कौन फ्रॉम पॉइंट बी, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस पूछ रहा है इस पॉइंट से, तो सॉलिड कौन का जो सेंटर ऑफ मास होता था वो कितना होता था h/4, तो यहाँ पे h कितना दिया 40 सेंटीमीटर, तो 40/4, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही से नहीं लिखा हुआ है, 40/4 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg 2 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है एंड 0.5 kg 6 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है, तो ये पूछा है द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड का क्या हो जाएगी सेम इक्वल टू m1v1 प्लस के m2v2 अपॉन m1 प्लस के m2, m1v1 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा प्लस के m2v2 3 हो जाएगा डिवाइड बाई
1.5, ये हो गया 5/1.5। तो ये इसको लिख सकता हूँ 50/15, इससे काट दिया तो 10/3। तो VCM यहाँ से आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है अ बम ऑफ 40 kg एट रेस्ट explodes into two pieces of masses 22 kg and 18 kg. The velocity of 22 kg is, ये कोई बम रखी हुई है 40 kg की, ये एक्सप्लोड हो जा रही है। एक ये है 22 kg का और एक ये है 18 kg का, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी दे दी है, कितनी दे दी है, 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी दे दी 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी पूछी है तो इसकी तो निकाल लेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो m1 v1 हो जाएगा 40 इंटू 0 इक्वल टू 22 इंटू 9 प्लस के 18 इंटू v। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू वी इक्वल टू माइनस के 22 इंटू 9। तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पूछा गया इन्होंने द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मासेज। काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 18 kg मास पूछी था, हाफ mp², 11 का उसका 121। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 121, तो 9 8 और 9 बन जाए 9 और 10। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1089, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है टू सॉलिड बॉल्स ऑफ रबर ए एंड बी हुज मासेस आर 300 ग्राम एंड 800 ग्राम। दोनों के मासेस दे दिए। ए का मास दे दिया है एम ऑफ ए 300 ग्राम और एम ऑफ बी दे दिया है 800 ग्राम। आर मूविंग इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉल ए इज इतने एंड बोथ द बॉल बिकम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। ये कह रहा है ये ए है, ये बी है, ये कोलिजन करते हैं तो एक बॉल इधर से जा रही है, कितने से, 6 मीटर पर 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी वेलोसिटी नहीं पता है। और जब ये कोलिजन करते हैं तो ये दोनों रेस्ट पे आ जाते हैं, तो ये v इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो इसका जी 300 इंटू 0.4 प्लस के इसका 800 इंटू v1 इंटू u, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से 800 u इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 300 इंटू 0.4, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और u यहाँ से जो u की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस के 1.2/8। इससे काटोगे तो 0.3/2। तो ये आ जाएगा u आ जाएगा इसका 0.15 मीटर पर सेकेंड, 0.15 मीटर पर सेकंड। और ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है अ बॉडी ए एक्सपीरियंस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद अ स्टेशनरी बॉडी। ये कोई बॉडी ए, ये कोई बॉडी बी है। इफ आफ्टर कोलिजन द बॉडीज फ्लाई अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, ठीक है। जब इनके अंदर कोलिजन हो जा रहा है तो एक मैंने मान लिया v1 से इधर आ रहा तो दूसरा v1 से इधर जा रहा होगा, अपोजिट जा रहा, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। द मास रेशियो ऑफ a एंड b, इसका मास मैंने मान लिया m ऑफ a
इसका मान लिया एम ऑफ बी। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा तो ये मैंने मान लिया कि ये स्पीड यू से जा रही होगी और ये इससे जाके टकरा रही है, रेस्ट पे इक्वल टू 0। तो एम ए इंटू यू प्लस के इसका 0 हो जाएगा इक्वल टू एम ए इंटू वी वन जो कि माइनस का होगा वही डायरेक्शन में, प्लस के एम बी इंटू वी वन। एक इक्वेशन ये हो जाएगी, तो मैं एम ए यू इक्वल टू माइनस के एम ए वी वन प्लस के एम बी वी वन। एक इक्वेशन ये हो गई। और ये परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है तो ई की वैल्यू 1 होगी। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, v1 माइनस के v1 अपॉन u। तो जो यहाँ से u की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2v1। दूसरी इक्वेशन ये होगी। u की वैल्यू यहाँ पे लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा एम ए इंटू 2v1 इक्वल टू माइनस के एम ए प्लस के एम बी इंटू v1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो एम बी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से एम बी इक्वल टू आ जाएगा 3ma। तो एम ए अपॉन एम बी कितना आ जाएगा 1/3। एम ए अपॉन एम बी 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 20 मीटर। 20 मीटर से ये हाइट से ड्रॉप की गई है, इसको h1 मान ले रहा हूँ। फिर ये कह रहा 50 मीटर का एनर्जी इसकी लॉस हो गई तो ये h2 तक गई है। तो जो इसके पास mgh था यहाँ पे mgh1 जो इनिशियल एनर्जी थी, हाफ एनर्जी इसकी क्या होगी लॉस हो गई, तो ये क्या बचा mgh2 बचा। ठीक है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी पे थी, आधी लॉस हो गई तो mgh2 तक जाएगा। तो जो mgh2 था mgh2 ये कितना इनिशियल एनर्जी का हाफ था mgh1 अपॉन 2। तो mg से mg कैंसिल हो गया तो h2 इक्वल टू कितना हो जाएगा h1/2। h1 कितना दिया 20 मीटर, 20/2 ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा 3 kg ball falls from a height of 64 centimeter and rebounds up to a height 25 centimeter. The coefficient of restitution is। अब जब कोई भी बॉल है यहाँ से आके यहाँ पर टकराएगी, ठीक है, फिर यहाँ से जाके ऊपर जा रही है, तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो e टाइम्स v ऑफ इनिशियल होगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जितने तक जा रही है ये और इनिशियल इतने से आ रही है, तो फाइनल हो जाएगी √2gh2 इक्वल टू e टाइम्स √2gh1। तो मैं यहाँ से जब e की वैल्यू लगा दूंगा सबकी, √2g से √2g कट जाएगा तो रूट में h2 कितना दिया 64 इक्वल टू e और इसका दिया 25, तो e इक्वल टू आ जाएगा ये h1 दिया 64 और h2 दिया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से e इंटू रूट में 64 सेंटीमीटर इक्वल टू रूट में 25, तो e इक्वल टू आ जाएगा 5/8। ये 0.625 आ गया, तो e की वैल्यू आ गई 0.625। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।